हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो इस टॉपिक पर बात होगी, हम लोग इसमें बात करेंगे हेल्दी वेट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। तो इन सब टॉपिकों पर बात होने वाली है इस टॉपिक के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक यहाँ पर दिया गया है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्दी डाइट कि हेल्दी डाइट होता क्या। देयर आर न्यूमरस एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी वेट। अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे हैं तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ओवर वेट और ओबेस पीपुल कैन गेन दीज हेल्थ बेनिफिट बाय लूजिंग सम वेट। अगर जो भी ओवर वेट है या बहुत ज़्यादा मोटा कोई इंसान है, तो अगर उसको भी इस तरीके के बेनिफिट लेने हैं तो भाई उसको सबसे पहले अपना वेट जो है लूज़ करना पड़ेगा। फॉर मोस्ट ओबेज और ओवर वेट पीपल हेल्थ बेनिफिट कैन कम विद लूजिंग द फर्स्ट 5-10% ऑफ वेट। अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि किसी को भी वेट लूज़ करना है तो आप धीरे धीरे करके 5-10% करके ही अगर आप वेट लूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि अगर वेट को एकदम से आप लूज़ करेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, तो इससे हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। कंडीशन सच एज टाइप 2। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, डायबिटीज़ आर लेस लाइकली टू डेवलप इफ ओबेस पर्सन लूज इवन 10% ऑफ देयर वेट। अब जो डायबिटीज़ से परेशान लोग होते हैं, अगर वो 10% से ज़्यादा अपना वेट लूज़ कर दें तो हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है। विद a healthy body weight there is less likelihood of having heart disease, stroke, obesity, related cancer, all of which can be life threatening, and the chance of living a long and healthier life increase। अगर हेल्दी वेट रखा जाता है, अगर आप हेल्दी वेट कर लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदे ये होंगे कि हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम से बचेंगे, स्ट्रोक आपको नहीं होने पाएगा, ओबेसिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनमें आपको फ़ायदा होगा, और लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स ऐसी प्रॉब्लम्स जो केवल मोटापे की वजह से आ सकती हैं, बॉडी वेट मेंटेन ना रखने की वजह से आ सकती हैं, वो भी आपको नहीं होंगी, और लाइफ लॉन्ग आपकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो बढ़ जाएगी। ऐसा तब होगा जब आप हेल्दी वेट रखेंगे तब। हेल्दी वेट कैसे आप रख सकते हैं इसके बारे में भी नीचे बताया गया है। इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। देयर आर वेरियस पे आप assessing healthy weight, what they include weight for height chart, body mass index और assessment of body for body fat percentage। अब यहाँ पर कुछ चार्ट भी दिए हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में हेल्दी वेट है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बॉडी वेट हाइट चार्ट से इससे पता करना होगा। दूसरा जो सबसे बेहतर तरीका होता है पता करने का वो होता है BMI, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका वेट कितना है, कितने वेट की आपको ज़रूरत है, कितना वेट आपको लूज़ करना है। तो इसमें कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। इसका एक फार्मूला भी दिया जाता है बॉडी मास इंडेक्स का। BMI इज डिराइव्ड बाय टेकिंग ए पर्सन्स वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हिज और हर वेट इन मीटर्स स्क्वायर्ड। अब इसमें आपको करना क्या है, आपका जो वेट होगा वो लिख लेना है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर्स इनटू हाइट इन मीटर्स, ये आपको कर लेना है। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट कैसा होगा ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपकी BMI 18.5 इससे कम निकल कर आ रही है तो इसका मतलब आप अंडर वेट है। 18.5 टू 24.9 इसके बीच निकल कर आ रही है तो नॉर्मल वेट है। तो आपको करना क्या है, अपनी बॉडी को नॉर्मल वेट रखना है। तो कोशिश करना है आपकी जो BMI है 18.5 टू 24.9 के बीच में ही आए। अगर आपकी BMI 25 प्लस हो रही है या 25 टू 29.9 हो रही है तो आप ओवर वेट में आ जाएंगे। ओवर वेट में आने का मतलब फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से घिरने वाले हैं। इसके बाद आता है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2 में वो लोग आते हैं जो वास्तव में जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा ही होता है, वो लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 में आते हैं। क्योंकि आप अंडर वेट से लेके ओवर वेट तक, यहाँ तक तो आप अगर अंडर वेट हैं तब भी नॉर्मल वेट आ सकते हैं, ओवर वेट हैं तब भी नॉर्मल वेट आ सकते हैं।
अगर आप टाइप 1 या टाइप 2 में पहुंच गए तो आपको नॉर्मल वेट आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डाइटिंग पर और एक्सरसाइज पर ध्यान देना होता है। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई के जरिए आप खुद को देख सकते हैं अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है, कैसे आपको नॉर्मल वेट होना है। तो इसके लिए आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी अगर आपको हेल्दी वेट रखना है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। अब आपने ऊपर देखा कि वेट कंट्रोल कितना जरूरी होता है और वेट को मेंटेन रखना कितना जरूरी होता है सभी प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए। अब यहाँ पर यह बताया गया कि वेट कंट्रोल के लिए खाना कैसे आपको किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर दिया गया है ईटिंग राइस इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे एट हेल्दी वेट। वेट मेंटेन को रखने के लिए आपको सही तरीके से खाना खाना बहुत जरूरी है। मेंटेनिंग बॉडी वेट इज ए बैलेंसिंग एक्ट मीनिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कंज्यूम शुड बी एक्सपेंडेड। बॉडी वेट को बैलेंस रखना एक बहुत जरूरी एक्ट मतलब समझ सकते काम है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप कितनी एनर्जी ले रहे हैं और कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। इफ वी ईट मोर कैलोरीज देन वी वन वी गेट वेट। अब इसमें बताया गया कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं और कम कैलोरी अगर खर्च करेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। इफ़ वी ईट फ्यूअर कैलोरीज देन वी वन वी लूज वेट। अगर हम कम कैलोरी ले रहे हैं और इसको खर्च हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा वेट घट जाएगा। तो आप सीधा सा फंडा इसका आप समझ लीजिए, जितनी कैलोरी आप शरीर में ले रहे हैं खाने के माध्यम से खा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपका वेट घटेगा। अगर उस कैलोरी से आप कम खर्च कर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप उस जितनी कैलोरी को ले रहे हैं उतनी पूरी कैलोरी को यूज़ कर रहे हैं तो वेट आपका एक जगह रुका रहेगा, मीन्स बॉडी वेट आपका मेंटेन रहेगा। ये हो गया एक फार्मूला। द बैलेंस बिटवीन द कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज यूज्ड और एक्सपेंडेड एसेंशियल टू कीप द बॉडी वेट मेंटेन। अब इन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि आप जितना कैलोरी ले रहे हैं और जितना कैलोरी खर्च कर रहे हैं ये अगर आपको पता है, उसको अगर आपने मेंटेन कर रखा है कि जितनी कैलोरी मैंने ली है उतनी ही खर्च करनी है तो आपका बॉडी वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। द बेस्ट वे टू हैव एनर्जी बैलेंस इज टू मेक बेटर चॉइस, thus choosing food that are lower in fat and have fewer calories. Increasing physical activity are the best way to reduce body weight. अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताया है, अगर आप बॉडी वेट को कम करना चाहते हैं, अरे बॉडी वेट को मैनेज करके बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जो एनर्जी ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरी की मात्रा कम हो और आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बॉडी वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स आपने जितना खाना खाया है उसके माध्यम से जितनी कैलोरीज आपके शरीर के अंदर गई है उतनी कैलोरी आप फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से खर्च कर रहे हैं और कहीं उससे ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं तो आपका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप बराबर खर्च कर रहे हैं तो मेंटेन रहेगा, अगर कम खर्च कर रहे हैं तो आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एम टू लूज 1-2 किलो अ वीक टू इंश्योर हेल्दी वेट लूज। अगर आप सप्ताह में 1-2 किलो वेट लूज कर रहे हैं तब तो सही तरीके से आप वेट लूज कर रहे हैं। लूजिंग वेट टू फास्ट कैन टेक ए टॉल और आवर माइंड एंड बॉडी मेकिंग अस फील लेजी ड्रेन एंड सिक। अगर आप 1-2 किलो से ज़्यादा वेट एक सप्ताह में 1-2 किलो से ज़्यादा वेट अगर आप लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, दिमाग को ड्रेन और सिक करता है, मीन्स कमज़ोर करता है, मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स पैदा करता है और हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा वेट कम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हम बीमार हो गए हैं। तो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल का बस एक ही तरीका है, आप जितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं, जितनी कैलोरी ले रहे हैं खर्च करें तब तो आप फिट रहेंगे। उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो वेट लूज होगा और जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं वो नहीं खर्च कर रहे हैं तो वेट आपका बढ़ जाएगा। मॉडिफिकेशंस इन द डाइट टू बी मेड। अब आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द डाइट शुड बी कंटेस्ट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर यह बताया गया कि आपकी डाइट पूरी तरीके से कंप्लीट कैसे हो सकती है। इसके लिए आपको मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट लेने होंगे, मीट और उससे बने प्रोडक्ट लेने होंगे, दालें लेनी होंगी, फ्रूट लेने होंगे, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां लेनी होंगी। तो आपको सब कुछ खाना है अगर आपको वेट मेंटेन रखना है, डाइट अपनी सही रखनी है। तो हाई फाइबर फूड्स भी आपके इंक्लूड होना चाहिए। अब हाई फाइबर फूड्स में क्या होता है, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब फ्रूट एंड वेजिटेबल आप लोगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी
जैसे कि आप देखिए फ्रूट लेंगे, सैलड लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सूप लेंगे, सैलड्स लेंगे, तो ये क्या करते हैं, इनको खाने से आपको क्या होता है, इनको खाने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपको एनर्जी मिलेगी अलग से। और दूसरी बात ये है, ये भी यहाँ बताया कि ईट वेजिटेबल्स रॉ और स्टीम्ड नॉट फ्राइड एंड ब्रीडेड। तो वेजिटेबल्स खाएं, जो भी सब्जियां और या फ्रूट जो भी खाएं उनको आप कच्चा ही खाएं, ना कि उबाल के खाएं, ना कि उनको फ्राइड करके खाएं। बीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीन्स ऑफ एनी काइंड, ऐड देम टू सूप सलाद एंड मील्स। बीन्स जो हम लोग, जिसको हम लोग राजमा भी बोलते हैं, तो आप इसको सूप के माध्यम से, सलाद के माध्यम से या मील्स खाने के माध्यम से भी ले सकते हैं। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स में क्या आएगा, सभी तरीके के अनाज आएंगे, सेरेल्स आएगा, ओट मील आएगा, ब्राउन राइस आया आपका, वोल व्हीट पास्ता आ गया, वोल व्हीट मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई। तो इसमें आपके सभी प्रकार के अनाज आएंगे जो आपको लेते रहना है, जिनसे आपको क्या मिलेगा, हाई फाइबर मिलेगा। ऐड नट्स ऑन द डेली डाइट बट ओनली इन मॉडरेशन। नट्स वगैरह आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहना है, आप इनको सूखे मेवे भी कह सकते हैं। स्विच टू फैट फ्री और लो फैट मिल्क प्रोडक्ट, और आपको कोशिश करनी है कि आप मिल्क से बने वही फूड या प्रोडक्ट यूज़ करें जो लो फैट मिल्क हो या फैट फ्री हो, जिससे कि आप कम से कम कैलोरी यूज़ कर सकें फिट रहने के लिए। बेकिंग और ग्रिलिंग फूड्स रादर देन फ्राइंग। अब यहाँ पर यह बताया गया कि जो भी फूड आप यूज़ करें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा फ्राई ना हो, या तो उनको उबाल कर लें या तो उनको साफ़ सुथरा धुल के लें। अगर वो ऐसे खाने वाले हैं तो ऐसे खाएं, या फिर उनको उबाल कर खाएं, मगर उनको ज़्यादा फ्राई ना करें, नहीं तो इससे क्या होगा, ज़्यादा कैलोरी आपके शरीर में जाएगी। लिमिट इंटेक ऑफ हाई शुगर फूड लाइक जैम, जेली, स्वीटेंड कर्ड एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है कि हाई शुगर फूड्स भी कम लेने हैं, जैम, जेली और स्वीटनर टाइप के जैम, जेली और इससे बने हुए मीठे पदार्थ, दही, ये वगैरह नहीं लेना है। दही अगर आपको लेना है तो इसमें ना ज़्यादा नमक तो बिल्कुल ना डालें, और दही को जितना मीठा खाएंगे या आप नेचुरल खाएंगे बिना कुछ मिलाए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बाकी और भी चीज़ें आप यहाँ पर दी गई हैं, ये ईट लो फैट प्रोटीन्स लाइक एग वाइट, फिश, लीन मीट, नट्स, पोल्ट्री। तो आपको यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि लो प्रोटीन की चीज़ें जैसे एग वाइट होना चाहिए, फिश होना चाहिए, लीन मीट होना चाहिए, नट्स और पोल्ट्री रिलेटेड जो भी चीज़ हैं वो कम प्रोटीन वाली ही आपको लेनी है। तो यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें दी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको क्या लेना है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप ज़्यादा फ्राइड मटेरियल मत लीजिए, और कोशिश करिए कि जो आप सब्जियां लेते हैं हरी सब्जियां खाएं, और फूड वगैरह वेजिटेबल्स मीन्स फल फ्रूट वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करें, और जितनी कैलोरी खाएं उसको बर्न करें, और अगर उसको बर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ना लें, अगर इनको आप लेते हैं तो कम मात्रा में लें, कॉफ़ी ड्रिंक वगैरह कम से कम लें, ना लें तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर यह भी बताया गया कि होममेड चीज़ें आपको लेनी है, जैसे लेमन वाटर ले लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए। ये सब क्या है, बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल अवेलेबल जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसके लिए जो जूस और सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आजकल एक्टर और एक्ट्रेस जो 20-20 रुपए में करते हैं, ये सब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो इनको आप ना पीजिए। यहाँ पर होममेड सोल्यूशन दिया गया है, जैसे लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ, आप इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहें। और पिकल, पापड़, इन सब चीज़ों से भी बचते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, मतलब डाइट को एकदम से गिराते ही चले जाना। मेंटेनिंग ए कैलोरीज डेफिसिट ऑलवेज लीड टू वेट लॉस। अब कैलोरी को मेंटेन करना है, कैलोरी की कमी हमेशा करते रहना, इससे क्या होता है, वेट लॉस होता है। अगर आप कंटिन्यू कैलोरीज कम खाते जा रहे हैं तो इससे आपका वेट लॉस होगा। विदाउट एक्सरसाइज ए कैलोरी डेफिसिट मस्ट बी क्रिएटेड थ्रू अ लोअर कैलोरी इनटेक। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो कैलोरी को आप कम से कम मात्रा में अगर ले रहे हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। द मेन प्रॉब्लम विद द डाइटिंग अलोन इज द sacrifice needed to sustain a very low caloric intake for a long period of time is too much for most people to handle। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है कि आप कम कैलोरी को लंबे टाइम तक लेते रहें।
ये एक हिसाब से त्याग तपस्या वाली चीज़ हो जाती है कि आप अपना वही चीज़ खाएं जिसमें कम कैलोरी मिल रही है, आप किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, और ये आप कंटिन्यू अगर करते रहें तो आपको इससे फ़ायदा होगा। और ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सेक्रीफाइस नीडेड टू सस्टेन ऑन ए वेरी लो कैलोरी डाइट मोस्ट पीपल वुड ब्रेक डाउन एंड गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट कॉजिंग एनी वेट लूज टू रिटर्न क्विकली। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम कैलोरी डाइट लेने के चक्कर में ये सोचते हैं कि हम मेरा जैसे पहले था वेट वैसा हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने हैबिट बदलने की कोशिश करते हैं, पिछले जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। मगर क्या होता है, अगर आप किसी भी वेट को कम कर रहे हो, अपने बॉडी वेट को, तो सप्ताह में 1 से 2 किलो ही कम करें। इससे ज़्यादा अगर कम करें तो भी प्रॉब्लम है। द बॉडीज रिएक्शन टू डाइटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट विद ए सडन एंड ड्रास्टिक रिडक्शन इज कैलोरी इनटेक ए starvation and body adjust its metabolism accordingly. Eating very little calories for a long time would turn body into starvation mode, means slowing down metabolic process which is body's way of protecting itself against long period with the little or no food. कहने का मतलब यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आपको कम कैलोरी फूड लेना है, जिससे कि बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो प्रोग्रेस में आता रहेगा और आपका वेट धीरे धीरे कम होता रहेगा। बाकी यहाँ पर और भी कई चीज़ें दी हैं तो आप इसको देख लीजिए। ये क्या है, द के इज मॉडरेशन डाइट एंड सेवरली कट कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट सर्टेन फूड्स और रेडीमेड meals might work in the short term but don't include a plan for maintaining or weight. कहने का मतलब अगर मॉडर्न लाइफ स्टाइल को देखें तो डाइट को मेंटेन करने के लिए आपको कम कैलोरीज लेने होंगे, रेस्ट्रिक्टेड फूड लेने होंगे। ये नहीं कि जो भी मन में आया उसको खाते जा रहे हैं। और आपको अपना जो मील प्लान है उसको मेंटेन रखना होगा। इससे क्या होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा और ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने इसको कंटिन्यू नहीं किया तो आपका वेट फिर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, वंस वी स्टार्ट ईटिंग नॉर्मली, जैसे हम पहले खा रहे थे, अगर हमने फिर से वैसे खाना स्टार्ट किया, वी विल गेन वेट अंटिल आवर मेटाबॉलिज्म बाउंस बैक, तो हमारा वेट फिर से पहले जैसा हो जाएगा, मीन्स वेट बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिज्म हमारा फिर से बाउंस बैक दोबारा वापस वैसे ही आ जाएगा जैसा था। तो इसलिए आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। और बताया किस पर गया है, स्पेशली मेल्स प्रोग्राम आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल फॉर लॉन्ग टर्म वेट लॉस। क्योंकि अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे हो, जो मनाया वो खा रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस पर नहीं जा पाओगे। कम टाइम के लिए आपने डाइट सही कर ली तो वेट लॉस हुआ, डाइट आपने फिर चेंज कर दी तो फिर आप जैसे थे वैसे हो जाएंगे। वेट लॉस करने के लिए बस यहाँ पर यही बताया कि आप अपने डाइट को मेंटेन रखें, रेस्ट्रिक्टेड फूड ही खाएं, जो मन में आया वो नहीं खा सकते आप। रिड्यूस मेंटेन वेट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड ईटिंग हैबिट्स आर क्रूशियल टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। वेट को रिड्यूस करना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेस्ट्रिक्टेड फूड खाना है, गुड ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, खाना खाने का सही तरीका, कब क्या किस टाइम कैसे खाना है ये होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप हेल्थ और वेट दोनों को मेंटेन कर पाए। फूड इंटॉलरेंस, या आप इसको ये भी कह सकते हैं खाने की असहनशीलता। फूड इंटॉलरेंस इज द नॉन एग्मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और नॉन एलर्जिक फूड हाइपर सेंसिटिविटी which is characterized by difficult in digestion certain food. फूड इंटॉलरेंस का मतलब यही हो गया, फूड की असहनशीलता, कि कुछ भी आप ज़्यादा मात्रा में ना खाएं और कुछ ऐसा भी ना खाएं जिसकी बॉडी को ज़रूरत है वो आपको मिल नहीं पा रहा। तो दोनों तरीके से फूड इंटॉलरेंस आपको होने की संभावना रहती है। जब आवश्यकता से अधिक आप यूज़ कर लेते हैं और जिसकी आवश्यकता है आप उतना भी यूज़ ना करें, दोनों कंडीशन में फूड इंटॉलरेंस होने का चांस रहता है। विच इज़ कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग सर्टेन फूड। इससे क्या होता है, जो आपने फूड लिए हैं या जो आपके फूड की ज़रूरत है उनको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। फूड इंटॉलरेंस इज डिफ़िकल्ट फ्रॉम फूड एलर्जी। फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एलर्जी का मतलब क्या होता है, कुछ फूड आपकी बॉडी को सूट करते हैं, नहीं सूट करते हैं तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है।
फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है कि आप आवश्यकता से अधिक खा लें या आपके बॉडी को जो भी ज़रूरत है आप उसको ना लें, तो दोनों कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। द सिम्टम्स ऑफ द फूड इंटॉलरेंस जनरली टेक ए लॉन्गर टू इमर्ज कंपेयर टू फूड एलर्जी। अब फूड इंटॉलरेंस कैसे होता है? टेक ए लॉन्गर टू इमर्ज कंपेयर टू फूड एलर्जीज। लंबे समय तक अगर आप फूड एलर्जी से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे इन फूड इंटॉलरेंस सम पीपल सफ़र डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आफ्टर ईटिंग सर्टेन फूड। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ भी खा लेते हैं तो वो पेट की समस्या से परेशान हो जाते हैं। फूड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फूड इंटॉलरेंस इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन्स that contain gluten and food that cause intestinal gas buildup such as bean and cabbage। अब कुछ लोगों को खाना खाने के बाद दिक्कत ये हो जाती है कि ग्लूटेन एंड फूड्स दैट कॉज इंटेस्टाइनल गैस बिल्डअप। अब फूड में जो ग्लूटेन होता है और कुछ फूड इस तरीके के होते हैं जैसे डेयरी मिल्क प्रोडक्ट वाले जो फूड हो गए या कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनसे गैस बनने लगती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। गेहूं में अधिकतर आपने देखा होगा ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन जो पाया जाता है वो क्या होता है? अधिकतर कारण होता है फूड इंटॉलरेंस का। वो कहीं ना कहीं पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है फूड इंटॉलरेंस के लिए, जो कि ग्लूटेन होता है जो गेहूं में पाया जाता है। सम पीपल आर इंटॉलरेंट टू सेवरल ग्रुप ऑफ फूड। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको कुछ तरीके के फूड से प्रॉब्लम ही होती है। अब हर किसी की बॉडी अलग होती है, उसको किसी न किसी फूड से दिक्कत होती है या कोई ना कोई फूड उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको अपने हिसाब से उस फूड से दूर रहना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए। आइडेंटिफाइंग विच फूड आर रीजन कैन टेक ए लॉन्ग टाइम। अब हमें उन फूड्स या उस खाने के बारे में जानकारी लेनी है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए रहता है, तो इसको देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे स्टमक एज, पेट दर्द होता है, ब्लोटिंग आपको हो सकती है, नोसिया हो सकती है, इरिटेबल बाउल्स हो सकते हैं, हाइप्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, माइल्ड फीवर भी हो सकता है, कफ हो सकती है, तो मतलब खांसी भी हो सकती है, आपको फीवर भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, पेट में मरोड़ भी हो सकती है, ब्लोटिंग टाइप्स भी हो सकता है। तो ये कुछ आपको नीचे चीज़ें दी हैं जो फूड इंटॉलरेंस के अंतर्गत आती हैं, तो इनसे आप थोड़ा सा बच के रहना है। एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम्स आर नीडेड टू डाइजेस्ट फूड्स फुली। अब एंजाइम्स क्या होता है? फूड्स को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करता है। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें एंजाइम्स की मात्रा कम है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, मीन्स ये टॉलरेंस कहीं ना कहीं आपके पेट में आएगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं तो आप उनको देख लीजिए। अब जैसे कि केमिकल कॉजेस ऑफ फूड इंटॉलरेंस। केमिकल कॉजेस कैसे हो सकते हैं? जैसे आप कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे चीज़ लेते हैं, पनीर हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी से बनी चीज़ें हो गई, चाय हो गई, चॉकलेट हो गई, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें केमिकल कॉजेस पाए जाते हैं, रासायनिक यौगिक तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये क्या कर सकती हैं, ये फूड इंटॉलरेंस का कारण बन सकती हैं, आपका पेट में कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। टॉक्सिन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब आपके पेट में अगर टॉक्सिन पहुंच जाता है जो कि फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, अगर ये भी ऐसा हो गया तो भी आपको इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। सम फूड हैव नेचुरली अकरिंग केमिकल्स दैट कैन हैव ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। कुछ भोजन ऐसे होते हैं कि जिनमें नेचुरली केमिकल, रासायनिक यौगिक तत्व पाए जाते हैं जो कि टॉक्सिक क्रिएट करते हैं और ये मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि इनमें डायरिया हो सकता है, नोसिया हो सकता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। पीनट्स आर अंडर कुक्ड बीन्स हैव aflatoxins that can causes extremely unpleasant digestive problems। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जैसे पीनट्स, मूंगफली के दाने, अंडर कुक्ड बीन्स, जैसे सोयाबीन आता है अंडर कुक या ये ढंग से पका ना हो, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स जिसमें पाए जाते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आ गया, सैलिसाइक्लेट। सैलिसाइक्लेट भी पाया जाता है। सैलिसाइक्लेट किन चीज़ों में पाया जाता है? मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, टी, फ्लेवर एडिटिव, टोमेटो सॉस, बेरीज, साइट्रस फूड है पार्टिकुलरली हाई लेवल्स। तो अब होता क्या है, जो सैलिसाइक्लेट्स जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से फलों में होते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, मसालों में पाए जाते हैं, जो और हर्ब्स आती हैं, चाय होती हैं
और फ्लेवर एडिक्टिव, जो कई तरीके के फ्लेवर से चीज़ें बनती हैं, और जैसे टोमेटो भी हो सकता है, टमाटर हो सकता है, टमाटर सॉस भी हो सकता है, बेरी जो जामुन या इससे मिली चीज़ें, और कुछ खट्टे फ्रूट जिनमें साइट्रस युक्त चीज़ें होती हैं, इनमें क्या होता है सैलिसाइलेट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी कभी कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जबकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें प्रॉब्लम ना क्रिएट करें और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो इनमें दोनों टाइप्स हो सकता है, ये आपके बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, दीज केमिकल आर फाउंड इन मैनी फूड्स एंड मोस्ट पीपल कैन कंज्यूम सैलिसाइलेट कंटेनिंग फूड विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। अब कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे मुझे भी, अगर मैं पर्सनली देखूँ तो मुझे इन सारे फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इनका कितना भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इन सब की हैबिट है। और बहुत लोगों को अगर इसकी हैबिट नहीं है तो इनको क्या हो सकता है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपने अपने बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है कि आप शुरुआत से कैसी चीज़ों का सेवन करते हुए आ रहे हैं। तो आपने यहाँ देख लिया, अब नीचे हम लोग देखेंगे ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन इज ए प्रोटीन फाउंड प्राइमरली इन व्हीट, बैर्ली एंड राइस। अब ग्लूटेन क्या होता है, गेहूं में यह ग्लूटेन पाया जाता है। खासकर जो नया गेहूं होता है उसको खाने के बाद आपने देखा होगा कि जब आप नए गेहूं से आटा बनवाते हैं और उसको खाते हैं तो आपको क्या होता है, पेट में दर्द होता है या आपको बार बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है। तो यह सब ग्लूटेन की वजह से होता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस इज ए समटाइम कन्फ्यूज विद ए सेलियक डिजीज। तो ग्लूटेन इसका कारण होता है, कभी कभी सेलियक डिजीज जो कुछ बीमारियां होती हैं उनका कारण भी यही बनता है और इसके कारण ही ये फूड एलर्जी भी होती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट होता है फूड एडिक्टिव एंड इंटॉलरेंस। अब इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं, एडिटिव्स आर यूज्ड टू एनहेंस फ्लेवर, मेक फूड लुक्स मोर अपीलिंग। कुछ ऐसे फूड पदार्थ जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मगर शरीर के लिए अच्छे नहीं, उनका अगर यूज़ करेंगे। इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, मतलब ये है कुछ भी अच्छा लगा आपने उसको अपने लिए खा तो लिया मगर ये नहीं सोचा कि आपको कितना फ़ायदा करेंगे, नुकसान करेंगे। नाइट्रेट्स आर नोन टू कॉज ईचिंग एंड स्किन रेजेस। अब इनमें से कुछ फूड पदार्थों में नाइट्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है उसमें ईचिंग होती है और रेसेस आ जाते हैं। प्रोसेस्ड मीट आर जनरली हाई इन नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स। अब आपने देखा होगा अक्सर जो मीट होता है ना, मीट में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स दोनों बहुत ज़्यादा में मात्रा में पाए जाते हैं जिसकी वजह से ईचिंग जैसी प्रॉब्लम या स्किन में रेसेस हो सकते हैं क्योंकि इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, इसकी वजह से अक्सर सर दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। बाकी और भी देखते हैं क्या है इसमें मेन। यहाँ पर दिया गया है, एड इन द डायरी कैन हेल्प ए डाइटिशियन फॉर डॉक्टर आइडेंटिफाई विच फूड्स आर कॉजिंग एडवर्स रिएक्शन एंड व्हाट स्टेप टू टेक। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक आपको डाटा मेंटेन कर रखना है डायरी में, जो कि डाइटिशियन के द्वारा होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि कौन सा फूड आपको रिएक्शन कर रहा है और कौन सा फूड आप ले सकते हैं, इसके बारे में स्टेप क्या होना चाहिए आपका। अब यहाँ पर यह भी दिया गया है, द बेस्ट करेंट ट्रीटमेंट फॉर फूड इंटॉलरेंस इज टू either avoid certain foods or eat them less often and in smaller amount। अब सबसे अच्छा फूड इंटॉलरेंस से बचने का तरीका यह है कि या तो आप इस तरीके के फूड को क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें कि खाने ही नहीं है। अगर खाएं तो आप इनको बहुत कम मात्रा में खाएं जिनसे कि ये आपके बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो इस तरीके से आपने ये टॉपिक भी देख लिया कि जो फूड इंटॉलरेंस होता है वो किसकी वजह से, क्यों और कैसे होता है, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। अब हम लोग देखते हैं फूड मिथ क्या है। अब मिथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बता दी जाती हैं कि ऐसा मिथ है, ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो, तभी उसको यहाँ पर लिया गया है। अब देखते हैं मिथ क्या है। द फेयर द कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दियर यू आर। कहने का मतलब है अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। अब अगर एक फैटी पर्सन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो उसके लिए दिक्कत है, मगर एक नॉर्मल पर्सन अगर कार्बोहाइड्रेट को कम कर देता है तो ये उसकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की, और उसके बाद फिर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं जो थोड़े 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 करके बॉडी को चाहिए होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है।
Choosing the healthiest carbohydrates, especially whole grains, is important to health and well-being. Refined carbohydrates should be avoided, however, choose whole grains is associated with a decreases risk of chronic disease and premature mortality. इनका कहने का मतलब ये है अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में आप सभी तरीके के अनाज का यूज़ करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज करने से बचें। जो रिफाइंड टाइप के तेल आते हैं इनको यूज करने से बचें, जिससे क्या होगा आप कई तरीके की बीमारियों के रिस्क से बच सकते हैं और प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी जो होती है उससे भी आप बच सकते हैं। मार्गेरिन ऑयल, मार्गेरिन हैव फ्यूअर कैलोरीज देन घी एंड बटर। अब इन्होंने ये बताया कि जो तेल वगैरह आते हैं या मार्गेरिन जिसको आप नकली क्या बोलते हैं बटर कह सकते हैं, इनमें जो कैलोरी होती है कम होती है किसकी अपेक्षा, घी एंड बटर की अपेक्षा। तो आपको बता दें घी एंड बटर एंड ऑयल्स मार्गेरिन्स हैव अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी की, इन सब में कैलोरी की मात्रा सेम होती है। मार्गेरिन होता क्या है, यह नकली बटर होता है विच इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल वाज सीन एज हेल्दियर अल्टरनेटिव टू बटर। अब ये होता क्या, मार्गेरिन जो होता है वो वेजिटेबल के ऑयल से बना होता है जिसको माना जाता है कि ये हेल्दियर अल्टरनेटिव है, मगर ऐसा होता नहीं है। इसमें होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है और सैचुरेटेड फैट होता है। बट लेटर इट वाज फाउंड दैट मार्गेरिन्स आर एक्चुअली अनहेल्दियर बिकॉज दे कंटेन ट्रांस फैट्स विच हैव बीन मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट हेल्थ। और जबकि बताया यह गया है कि जितने भी मार्गेरिन्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं या हेल्दी बटर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं इनमें भी ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इससे होता क्या, ये कोलेस्ट्रॉल और जो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है, उसके सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपको मार्गेरिन या ऑयल्स इन सब चीज़ों से बचना है, नकली चीज़ों से बचना है। आप घी का यूज़ करें, बटर का यूज़ करें, मगर घी भी ओरिजिनल हो, बटर भी ओरिजिनल हो। ये जो डुप्लीकेट बटर आजकल आ रहे हैं इनका यूज़ ना करें। अब एक मिथ और है, तो पहला मिथ आपने देख लिया कि कम कार्बोहाइड्रेट लीजिए तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा मिथ आपने देख लिया कि ऑयल और जो नकली बटर है उससे बनी चीज़ें अच्छी होती हैं, घी और बटर की अपेक्षा जो ओरिजिनल होता है, ये भी गलत है। तीसरा आप देखिए कि एप्पल्स एंड ब्रिंजल्स आर रिच इन आयरन बिकॉज दे टर्न ब्राउन वेन कट। मीन्स सेब हो या बैगन हो, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जब ये भूरे हो जाएं, जब यह इनको काटा जाए, जबकि ऐसा नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिथ अबाउट एप्पल एंड ब्रिंजल इज दैट दे आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। ऐसा बोला जाता है, ये बहुत मतलब तगड़ा मिथ है, इसको आप कह सकते हैं कि सेब में और बैगन में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दीज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर बट नॉट आयरन, क्योंकि सेब और बैगन ये फाइबर के बहुत अच्छे स्रोत हैं मगर इनमें आयरन नहीं होता है। दिस चेंज इन कलर इज एंजाइमेटिक रिएक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद आयरन। अब इनमें होता क्या, इनमें चेंज होने का जो मेन कारण होता है कि इसमें एंजाइमिक रिएक्शन होने के कारण ऐसा लगता है कि इसमें आयरन है मगर इनमें आयरन नहीं होता है। तो आपने देखा इस टॉपिक के अंदर हमने फूड मिथ क्या थे उनको कवर किया है और फूड इंटॉलरेंस, ऐसा फूड जिनकी वजह से हमारे शरीर में दिक्कतें हो सकती हैं, उनको भी कवर किया है। और पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग को कैसे घटाना है। डाइटिंग को आप सप्ताह में 1-2 किलो करके घटा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है शरीर के लिए। अगर आप एक ही सप्ताह में 4 किलो 5 किलो घटाने की सोचेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर को प्रॉब्लम होगी और आपको लगेगा कि आप बीमार हैं और आप मेंटली भी टॉर्चर रहेंगे। और यहाँ पर आपने देख लिया ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल कि अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो आपको कैसे खाना है। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उतनी कैलोरी अगर आप बराबर खर्च करेंगे तो फिट रहेंगे, उससे कम कैलोरी खर्च करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा कैलोरी खर्च करेंगे तो आप वेट लॉस कर पाएंगे, अपने वेट को कम कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि वेट को हेल्दी रखने के लिए क्या प्रोसेस आपको अपनाना है। तो वेट को हेल्दी रखने के लिए BMI सबसे बेस्ट तरीका है। आजकल आपने देखा होगा फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा, एंड्रॉयड में भी काफ़ी ज़्यादा ऐप आते हैं जिससे आपको BMI पता लगती है। तो उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप अपने वेट को डालिएगा, अपनी हाइट को डालिएगा तो आपको ये इस तरीके का EMI देखने को मिल जाएगा।
18.5 से नीचे है तो अंडर वेट जाएंगे, 18.5 टू 24.9 है तो नॉर्मल वेट। कोशिश करें आप नॉर्मल वेट रहने की, और 25 अबव आपको ओवर वेट हो जाएगा। फिर टाइप 1 और टाइप 2 आता है, वो बहुत ज़्यादा ही ओवर वेट के लिए होता है, तो आप उसको इतना ना होने दें। तो इस तरीके से आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी वेट आपका कितना ही आप पता कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।